अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा। तो फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा जो है इसके मेंबर्स को हम एपिकॉम्प्लेक्सा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं उसकी टिप के ऊपर एक एपिकल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। उस एपिकल कॉम्प्लेक्स की पिक्चर हम देखते हैं यहाँ पे। अब ये जो पिक्चर है ना, ये आपकी बुक में नहीं है, ये किसी और बुक से मैं दिखा रही हूँ। तो इसमें आप देखें कि ये एपिकॉम्प्लेक्सा के जो मेंबर है जिसको एपिकॉम्प्लेक्सन कहते हैं, उनका ये जो है स्ट्रक्चर बनाया हुआ इन्होंने। ठीक है, इसके पास ये एपिकल कॉम्प्लेक्स है जो कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है। और इस एपिकल कॉम्प्लेक्स का क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो सेल है ना, ये एनिमल जो है ये एक्चुअली पैरासाइट है। ठीक है, और ये अपने होस्ट सेल में पेनिट्रेट करना चाहता है। तो पेनिट्रेट करने के लिए इसके पास ये वाला जो एपिकल कॉम्प्लेक्स पोर्शन है ना, ये पेनिट्रेशन करने में हेल्प देता है। तो इसकी वजह से इसको एपिकॉम्प्लेक्सा कहा जाता है। इसके तमाम मेंबर्स जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। और इसके जनरल कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं। नंबर 1, इनके पास एपिकल कॉम्प्लेक्स होता है ताकि ये अपने होस्ट सेल में पेनिट्रेट कर सकें। सेकंड, इनके पास एक ही तरह का न्यूक्लियस होता है जो आपने देखा है इस पिक्चर के अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके अंदर एक ही टाइप का न्यूक्लियस होता है। और इसके अलावा इसमें सीलिया भी नहीं होता, फ्लैजेला भी नहीं होता। लेकिन जब ये रिप्रोड्यूस करता है ना, तो रिप्रोड्यूस करते हुए इसके ना इसकी बॉडी में मुख्तलिफ स्टेजेस आते हैं। उन स्टेजेस में सीलिया या फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन मेच्योर स्टेज जो है उस टाइम पे उसका जब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा होता उस टाइम पे इस पर कोई सीलिया या फ्लैजिला नहीं होता। इसका जो लाइफ साइकिल है वो हम देखेंगे। होस्ट पैरासाइट का जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर ना कुछ सेक्सुअल स्टेजेस भी आती हैं और ए सेक्सुअल स्टेजेस भी आती हैं। जो ए सेक्सुअल स्टेजेस हैं वो दो हैं। एक का नाम है शाइजोगोनी और स्पोरोगोनी, और जो सेक्सुअल स्टेज है उसका नाम है गेमीटोगोनी फेज़। ठीक है, अब हम इस फाइलम में सिंगल एक ही क्लास है और उस क्लास का नाम है क्लास स्पोरोजोइया। और क्लास स्पोरोजोइया के जो मेंबर्स हैं वो सब फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा में शामिल हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशी जो है इन द फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा आर मेंबर्स ऑफ क्लास स्पोरोजोइया। कहते हैं कि इस फाइलम में जो जो मेंबर्स हैं इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं वो बिलोंग करते हैं क्लास स्पोरोजोइया से। एक्चुअली आपकी बुक में एक क्लास लिखी है लेकिन क्लासेस और भी हैं, लेकिन चूँकि क्लास स्पोरोजोइया जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इन्होंने सिर्फ क्लास स्पोरोजोइया को ही लिखा है इसमें। ठीक है, अब क्लास स्पोरोजोइया के मेंबर्स को हम स्पोरोजोइयंस कहते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो स्पोरोजोइयंस हैं उनका नाम स्पोरोजोइया इसलिए है क्योंकि ये अपने ऊपर एक स्पोर बना लेते हैं, या स्पोर को ओसिस्ट भी कहते हैं, वो बना लेते हैं। ये स्पोर या ओसिस्ट ये तब बनाते हैं जब ये रिप्रोड्यूस कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, ख़ास तौर पे जब सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उसके बाद, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के बाद में अपने ऊपर ये स्पोर बना लेते हैं। ठीक है, अब इसकी जो क्लास स्पोरोजोइया के जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास प्लाज्मोडियम है, कोकीडियन है, और ये दोनों पैरासाइट्स हैं। और ये मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियां फैलाते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स में, यानी कि पालतू जानवरों में और इंसानों में। ठीक है, तो हम जो है लाइफ साइकिल जब स्टडी करेंगे स्पोरोजोइयंस का, तो मुख्तलिफ स्पोरोजोइयंस में लाइफ साइकिल के अंदर फ़र्क होता है, लेकिन हम जनरल देखते हैं बातें जो कि प्लाज्मोडियम कोकीडियंस जो है इनके अंदर सेम है। ठीक है ना, ओवरऑल इन दोनों का लाइफ साइकिल में जो सिमिलैरिटीज़ हैं या जो जनरलाइजेशन है हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इनके पास ज़्यादातर ये जो स्पोरोजोइयंस होते हैं ये इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि सेल के अंदर रहते हैं पैरासाइट के तौर पे। और इनका जो लाइफ साइकिल होता है ना उसके 3 फेजेस होते हैं। ठीक है जी, 3 फेजेस कौन कौन से होते हैं वो हम इसकी पिक्चर से देखते हैं और आपको एक्सप्लेन उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये लाइफ साइकिल है स्पोरोजोइयन का, और इस लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, एक स्टेज है शाइजोगोनी जो कि ये है, दूसरी स्टेज है गेमीटोगोनी, और तीसरी है स्पोरोगोनी। तो ये 3 स्टेजेस हैं इसके लाइफ साइकिल के अंदर। और इसका लाइफ साइकिल जो है ना आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि प्लाज्मोडियम का मेनली जो ये लाइफ साइकिल बना हुआ है ना ये प्लाज्मोडियम का बना हुआ है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि आप डिस्कस करें लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, या आपको अगर जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि स्पोरोजोइयन का लाइफ साइकिल डिस्कस करें तो उसके अंदर आप लोगों ने फिर प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल जो है वो बता देना है। तो फिर हम इनकी सब स्टेजेस को वन बाय वन देखते हैं, यानी कि इन तीनों स्टेजेस को वन बाय वन हम डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शाइजोगोनी को। तो शाइजोगोनी क्या है? शाइजोगोनी का ये वो प्रोसेस है जिसमें जो ए सेक्चुअल स्टेज है, कोई भी एक स्पेसिफिक ए सेक्चुअल स्टेज जो है, जैसा कि ये आपको एक नज़र आ रहा है, ये ए सेक्चुअल स्टेज है,
और ये एसेक्सुअल स्टेज जो है होस्ट सेल के अंदर चली जाती है। यहाँ पर होस्ट सेल जो है वो लिवर का सेल है और उसके अंदर ये एसेक्सुअल स्टेज ऑफ पैरासाइट जो है वो उसके अंदर चली गई और फिर जाके उसने उस सेल के अंदर मल्टीपल फिशन की। ये देखो ना कितने ज़्यादा सेल्स बन गए, ठीक है। तो अब जब मल्टीपल फिशन की तो इस स्टेज को हम कहते हैं कि दिस इज़ शाइजोगोनी, यानी कि मल्टीपल फिशन ऑफ एन एसेक्सुअल स्टेज इन होस्ट सेल इज़ कॉल्ड शाइजोगोनी, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके अंदर में जो ढेर सारे इंडिविजुअल्स बन गए, ये सारे भी एसेक्सुअल इंडिविजुअल्स हैं। और ये एसेक्सुअल इंडिविजुअल्स जब ये वाला सेल जिसकी ये रप्चर होगा तो ये एसेक्सुअल इंडिविजुअल्स रिलीज़ हो जाएंगे। अब ये जो एसेक्सुअल इंडिविजुअल्स बने हैं मल्टीपल फिशन के नतीजे में, इन्हें हम कहते हैं दीज आर मीरोजोइट्स, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें शाइजोगोनी के ज़रिए से मीरोजोइट्स बने उसे हम कहते हैं कि वो मीरोगोनी है। तो मीरोगोनी और शाइजोगोनी में आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि जब शाइजोगोनी के ज़रिए से मीरोजोइट्स प्रोड्यूस होते हैं तो हम उस मीरोजोइट की प्रोडक्शन को कहते हैं कि दिस इज़ मीरोगोनी। लेकिन शाइजोगोनी क्या है कि एसेक्सुअल स्टेज की मल्टीपल माइटोटिक फिशन है, ठीक है। अब हमारे पास ये मीरोजोइट्स बन गए और उसके बाद ये मीरोजोइट्स दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मीरोजोइट्स जो हैं ये दूसरे सेल्स रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर जब चले गए उसके बाद रेड ब्लड सेल के अंदर जब फ़र्ज़ करें यहाँ से एक जो है मीरोजोइट रेड ब्लड सेल के अंदर गया तो रेड ब्लड सेल के अंदर जाने के बाद इसने भी मल्टीपल माइटोटिक फिशन की, ठीक है। देखो मीरोजोइट जो है ये एक एसेक्सुअल स्टेज है और ये भी यहाँ पर जाके माइटोटिकली मल्टीपल फिशन कर रहा है, तो फिर हम इसको भी शाइजोगोनी कहेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो मीरोजोइट गए और उन्होंने मल्टीपल माइटोटिक फिशन की और जिसके नतीजे में जो है इस अमल को भी हमने कहा शाइजोगोनी। और जो अब रिलीज़ हो रहे हैं वो भी मीरोजोइट से रिलीज़ हो रहे हैं। तो इस तरह इसमें क्या हो रहा है कि बार बार ये मल्टीपल फिशन कर रहे हैं यानी कि शाइजोगोनी कर रहे हैं और उससे जो बन रहे हैं वो हमारे पास मीरोजोइट्स बन रहे हैं। उसके बाद ये मीरोजोइट्स जो है वो रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते रहेंगे और क्या होगा कि समटाइम्स क्या होगा कि इन्हीं रेड ब्लड सेल्स के अंदर कुछ जो मीरोजोइट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे किसमें गेमेटोसाइट्स के अंदर चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे मीरोजोइट्स गेमेटोसाइट्स में नहीं चेंज होंगे, कुछ मीरोजोइट्स जो होंगे जो रेड ब्लड सेल्स में होंगे वो गेमेटोगोनी में वो गेमेटोसाइट्स में तब्दील हो जाएंगे और इस अमल को कहते हैं गेमेटोगोनी। तो गेमेटोगोनी की डेफिनेशन क्या है कि मीरोजोइट्स का गेमेटोसाइट्स में तब्दील होना कहलाता है गेमेटोगोनी, ठीक है। और गेमेटोगोनी जो है ये सेक्सुअल फेज़ ऑफ लाइफ साइकिल है, ठीक है ना। ये सेक्सुअल फेज़ यहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो इंसान के ब्लड के अंदर ही गेमेटोसाइट्स बन जाएंगे, ठीक है। एक गेमेटोसाइट जो होगा वो मेल, ये वाला फीमेल है और ये वाला मेल गेमेटोसाइट है, ठीक है। तो हमारे पास जो अब ये जो हमारे पास गेमेटोसाइट्स है ना इनमें हमने मेल और फीमेल देखा है, ठीक है। जो फीमेल गेमेटोसाइट होता है इसका नाम है मैक्रोगेमेटोसाइट और जो मेल गेमेटोसाइट होता है इसका नाम होता है माइक्रोगेमेटोसाइट, ठीक है। अब जब मॉस्किटो आएगा इस बीमार इंसान का खून पिएगा तो फिर वो इसके ब्लड को जब पिएगा तो उसके ब्लड के अंदर मैक्रो और माइक्रोगेमेटोसाइट जो हैं वो इस मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। जब वो मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे तो फिर बाद में ये जो गेमेटोसाइट्स हैं ये गेमीट्स में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये साइट है और ये किस में चेंज होगा, गेमीट में। तो जो हमारे पास मैक्रोगेमेटोसाइट है ये मैक्रोगेमीट में चेंज हो जाएगा, ये वाला मैक्रोगेमीट है स्टूडेंट्स, ये मैक्रोगेमीट है। और जो माइक्रोगेमेटोसाइट ये है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये माइक्रोगेमीट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो है ये हमारे पास आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो हमारे पास माइक्रो गेमीट है ये इसके पास ये ढेर सारे फ्लैजेला मौजूद हैं। लेकिन ये गेमेटोसाइड से जो गेमीट की फॉर्मेशन है ये किस तरीके से होती है, पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि जो मैक्रो गेमीट है ये जो मैक्रो गेमेटोसाइट है ये मैक्रो गेमीट में किस तरीके से कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये मैक्रो गेमेटोसाइट है और ये मैक्रो गेमीट है, ठीक है। ये डायरेक्टली जब मॉस्किटो के अंदर जाता है तो ये डायरेक्टली मॉस्किटो के जो बॉडी के सेल्स होते हैं उसके अंदर से डायरेक्टली ये जो होता है इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास माइक्रोगेमेटोसाइट है जब ये मॉस्किटो के सेल के अंदर होता है तो ये क्या करता है, डिवाइड करता है बार बार। ये
मल्टीपल फिशन करता है, बार बार माइटोटिकली फिशन करता है, और फिशन करने के नतीजे में जब एक दफ़ा फिशन करता है तो 2 फ्लैजेला इसके निकलते हैं, ठीक है ना। और ये टोटल 3 दफ़ा डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसके नतीजे में इसके पास 8 फ्लैजेला निकल आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 7 नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जब एक दफ़ा डिवाइड करेगा तो 2 फ्लैजा बनेंगे, फिर जब दूसरी दफ़ा डिवाइड करेगा तो फिर 4, और जब तीसरी दफ़ा डिवाइड करेगा तो 8 फ्लैजेला इसमें से इमर्ज कर जाएंगे, ठीक है ना। अब ये हमारे पास हो गया माइक्रोगेमीट, और ये हो गया मैक्रोगेमीट। अब ये दोनों जो हैं ये मॉस्किटो के अंदर हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक और बुक है जो हिकमैन की बुक है, जो बड़ी अच्छी बुक है, उससे भी एक पिक्चर को मैं ऐड करूँगी, जो कि हमारी बुक में ये इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, लिहाजा मैंने ये वाली बुक की पिक्चर को यहाँ पर यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखें कि ये पूरा वही साइकिल है, लेकिन इसमें इन्होंने ये दिखाया कि इस मॉस्किटो ने इंसान को बाइट कर लिया और फिर उसके अंदर क्या हो रहा है, ये मॉस्किटो के अंदर इन्होंने क्लियरली दिखाया है। तो हम ये देखते हैं मॉस्किटो के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। मॉस्किटो ने जो है वो ब्लड ले लिया है, और ब्लड जो इंसान का लिया उसके ब्लड के अंदर ये गेमिटोसाइट्स मौजूद थे, ठीक है। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि गेमिटोसाइट में चेंज किस में होना है, गेमीट्स में चेंज होना है, ठीक है ना। हमारे पास जो फीमेल गेमीट है वो ये बन गया, ठीक है। ये क्या है, मैक्रोगेमीट बना, और ये हमारे पास मेल गेमीट यानी कि माइक्रोगेमीट बना, जिसके पास फ्लैजेला है, ठीक है ना। बाद में क्या होगा कि इन दोनों ने फ्यूज़ कर जाना है, ठीक है ना, यानी कि इन दोनों के मेल और फीमेल गेमीट आप इसमें फ्यूज़ कर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी यहाँ पर, और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाइगोट क्या करेगा कि वो मॉस्किटो की जो ये दीवार है सारी, ये इसकी गट है, गट का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका सारा, ये उसकी गट के अंदर ये पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाती हूँ आपको। तो अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गई है, और ये इसकी गट की वॉल में पेनिट्रेट कर गया, जब पेनिट्रेट कर गया उसके बाद इसने, ये हमारे पास वो जाइगोट है इसका, इसने अपने ऊपर एक कैप्सूल सा बना लिया है, या स्पोर बना लिया है, ठीक है। इस स्पोर को हम कहते हैं कि ये या तो स्पोर है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये oocyst है, ठीक है ना। उसके बाद जी ये oocyst बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है वो स्पोरोगोनी का है, ठीक है ना। अब स्पोरोगोनी किस तरह इसके अंदर होती है वो देखते हैं कि ये जो जाइगोट है जो इसने अपने ऊपर oocyst बना लिया है, ये मियोसिस करेगा, ठीक है। और फिर जो मियोसिस के नतीजे में आपको पता है 4 सेल्स बनते हैं, जो सेल्स होंगे वो चारों सेल्स जो होंगे वो बार बार फिर माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड करेंगे, और ढेर सारे हमारे पास यहाँ पर सेल्स बन जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पोरोगोनी, ठीक है। अब स्पोरोगोनी जब ये इसमें सेल्स ये डिवाइड करेंगे माइटोसिस के नतीजे में, देन मज़ीद यहाँ पर ये सेल जो है ये पूरा oocyst जब रप्चर होगा, ये oocyst जब रप्चर होगा तो इसके अंदर से जो सेल्स निकलेंगे उनका नाम है स्पोरोजोइड्स, ठीक है। ये किससे निकले हैं, ये oocyst के रप्चर होने से बाहर निकले हैं। अब ये जो आपको स्पोरोजोइड्स नज़र आ रहे हैं, इनकी शेप अगर आप देखें तो ये रॉड लाइक स्पोरोजोइड्स होते हैं, ठीक है। ये स्पोरोजोइड जो हैं ये मूव करके जो है मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में चले गए, ठीक है। अब जब ये मॉस्किटो किसी इंसान को काटेगा तो उसकी साथ ही ये स्पोरोजोइड्स भी इंसान के अंदर चले जाएंगे, या फिर इस मॉस्किटो की कंटेमिनेशन किसी भी इंसान के खाने में होगी, तो इंसान अगर उस खाने को इंजेस्ट करेगा और डाइजेस्ट करेगा तो उसके अंदर भी ये स्पोरोजोइड्स जो हैं वो चले जाएंगे, और फिर ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा, ठीक है। स्पोरोजोइड्स जो है अब इंसान के अंदर आ जाते हैं, स्पोरोजोइड्स होते हैं वो सीधा इंसान के लीवर की तरफ जाते हैं, फिर लीवर के सेल्स के अंदर जाने के बाद में वो जो है शाइजोगोनी का प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हम आते हैं अपनी बुक की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी बुक है और हमने अपनी बुक को ही फॉलो करना है, हमने कंसेप्ट लेने के लिए दूसरी बुक से देखा था। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये जब फ्यूजन होगी तो जाइगोट बन गया, फिर जाइगोट ने अपने ऊपर oocyst बना लिया, फिर oocyst जो है इसकी गट की वॉल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, और फिर बाद में उससे ये जोइड्स जो हैं ये रिलीज़ होंगे जब oocyst फटेगा, और फिर ये स्पोरोजोइड्स जो हैं जब इंसान के अंदर जाएंगे तो फिर वो उसके लीवर को दोबारा से डैमेज करेंगे, और इस तरीके से ये साइकिल चलता जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने ये बताया है कि हमारे पास स्पोरोजोयन जीनस जो है जो प्लाज्मोडियम है, ये मलेरिया भी फैलाता है, और इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। कहते हैं कि ये बीमारी जो है ये 1550 बीसी से भी पहले की है, और मलेरिया जो होता है ये इसके बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में इसकी कंट्रीब्यूशन है कि इस बीमारी की वजह से जब क्रूसेड्स हुई यानी कि सलीबी जंगें हुई जो कि
क़ुरून वस्ता के टाइम पर हुई। मिडीवल ईरा का मतलब है कि ये 5 से 15वीं सदी ईस्वी के दरमियान का टाइम था और उस टाइम पर सलीबी जंगें हुई और उसमें जो आर्मी थी ना वो बजाय इसके कि वो लड़ाई करके मरती, यानी कि कॉम्बैट करके मरती, लड़ाई करके मरती, वो दो बीमारियों से उसकी आर्मीज़ जो हैं वो मर गई। एक तो टाइफस की बीमारी थी। टाइफस की बीमारी में क्या होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि जिसमें बुखार हो जाता है, और दूसरी बीमारी मलेरिया थी जिसकी वजह से ये सारी आर्मी बजाय इसके कि लड़ाई करके मरती वो इन बीमारियों से मर गई। इसका मतलब है कि मलेरिया की एक लॉन्ग हिस्ट्री है। इसी तरह मलेरिया जो है अब आजकल के ज़माने में 1970 से ऑनवर्ड्स मलेरिया दोबारा से रीसर्च हो गया, फैल गया है पूरी दुनिया में। तकरीबन अगर हम सालाना बात करें, हर साल बात करें तो 100 मिलियन ह्यूमन जो है वो अंदाज़न हर साल इस बीमारी को में मुब्तला हो जाते हैं, इस बीमारी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल। पहले इन्होंने जो लाइफ साइकिल बताया था वो जनरली बताया था, स्टेजेस बताए थे। अब इन्होंने यहाँ पर प्लाज्मोडियम के हवाले से लाइफ साइकिल को डिस्कस करना है। प्लाज्मोडियम वो पैरासाइट है जो कि मलेरिया की बीमारी फैलाता है और ये क्लास स्पोरोजोइया का मेंबर है और इसका फाइलम एपिकम्प्लेक्सा है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने कहा है कि लाइफ साइकिल में वर्टिब्रेट भी होता है और मॉस्कीटो होस्ट भी होता है। मैं इसको पिक्चर से बताऊंगी आपको सारा, तो आपको बुक से ही एक्सप्लेन करूंगी, बट जो है बुक की पिक्चर को मैं फॉलो करूंगी यहाँ पे। तो इन्होंने कहा है कि लाइफ साइकिल में एक तो इंसान है जो कि ये सारा उसका बाजू बना हुआ है, ये इंसान है, दूसरा इसमें मॉस्कीटो है, यानी कि ये दो होस्ट हैं प्लाज्मोडियम के। एक मॉस्कीटो इसका होस्ट है और दूसरा होस्ट इंसान है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें सबसे पहले जो शाइज़ोगोनी है वो कब होती है, वो लिवर के अंदर होती है। ठीक है, ये तब होती है जब ब्लड में, इंसान के ब्लड में जब स्पोरोजोइड शामिल हो जाते हैं मॉस्कीटो के काटने से, तो फिर वो स्पोरोजोइड होते हैं वो लिवर की तरफ जाते हैं और वहाँ पर शाइज़ोगोनी स्टार्ट हो जाती है। और शाइज़ोगोनी पहले लीवर में होती है और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि शाइज़ोगोनी जो है वो रेड ब्लड सेल्स में होती है जिसके नतीजे में मीरोजोइड्स बनते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जी मॉस्कीटो जो है और फिर जो मीरोजोइड्स जो हैं आपको पता है कि वो गेमीटोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं। जब मॉस्कीटो ब्लड लेता है तो गेमीटोसाइट्स मॉस्कीटो में चले जाते हैं, फिर मॉस्कीटो में जाने के बाद में वो गेमीटोसाइट्स गेमीट्स में चेंज हो जाते हैं और फिर जो है मॉस्कीटो की गट के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन हो जाती है। वो फिर गट की वॉल में आपको बताया था कि oocyst बन जाता है और दैन उसके बाद oocyst जब रप्चर होता है oocyst के अंदर जब मियोसिस होती है तो उसके बाद मियोसिस के नतीजे में बहुत सारे स्पोरोजोइड्स बनते हैं। जब oocyst रप्चर करता है तो फिर वो स्पोरोजोइड्स जो हैं वो उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में चले जाते हैं, दैन वो सलाइवरी ग्लैंड के ज़रिए से एक इंसान में मुंतकिल हो जाते हैं जब मॉस्कीटो इंसान को काटेगा। अब मलेरिया जो है ये बीमारी पैदा हो जाती है इंसान के अंदर जब ये सारा कुछ उसके अंदर शुरू हो जाता है। तो मलेरिया की अलामात जो होती हैं वो वक्तन फ़वक्तन पीरियडिकली नमूदार होती हैं, रिकर करती हैं और इसको हम कहते हैं पैरोक्सिज्म। ठीक है, व्हाट इज़ पैरोक्सिज्म? पैरोक्सिज्म जो है ये जो मलेरिया की अलामात का वक्तन फ़वक्तन वक्फे से अपीयर होना, इसे कहलाते हैं पैरोक्सिज्म। ठीक है, इसमें चिल होता है, बंदे को सर्दी भी लगती है और बुखार उस बंदे को हो जाता है। ठीक है, ये तब होता है जब जो पैरासाइट है वो मैच्योर हो रहा होता है। ठीक है, और जब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो रप्चर हो रहे होते हैं और जब रेड ब्लड सेल्स रप्चर होते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये रेड ब्लड सेल्स जो है इंसान के रप्चर हो रहे हैं। जब रेड ब्लड सेल्स रप्चर होते हैं तो उससे इसके रप्चर होने से ना सिर्फ मीरोजोइड्स निकलते हैं बल्कि टॉक्सिन्स भी निकलते हैं जिसकी वजह से इंसान को बुखार हो जाता है और उसको सर्दी लगती है। ठीक है, ये जो है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद होता है और इंसान के अंदर ये पैरोक्सिज्म की सूरत में नमूदार होता है। ठीक है, अब हमारे पास प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज़ हैं। मैं आपको बुक से दिखाती हूँ। इन्होंने बताया है कि हमारे पास प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये मलेरिया इंसान में फैलाती हैं। एक हमारे पास है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और ये मलेरिया फैलाती है जिसके पैरोक्सिज्म हर 48 घंटे के बाद नमूदार होते हैं और ये टेम्परेट रीजन्स में पाई जाती है और लेकिन ये काफ़ी दुनिया के हिस्सों से ख़त्म हो चुकी है। पी फाल्सीपैरम जो है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक फॉर्म है मलेरिया की इंसानों में। स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव के वाले
हवाले से याद रखिएगा कि फॉल्सीपेरम सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और इसके जो पैराक्सिस्म होते हैं ये इरेगुलर होते हैं। हम ये नहीं कह सकते इतने घंटे बाद होते हैं, कोई इरेगुलरिटी इसमें पाई जाती है, कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है इनको इनके अपीयर होने में। इसके अलावा पी फॉल्सीपेरम जो है ये पहले पूरी दुनिया में पाई जाती थी, लेकिन अब ये सिर्फ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाई जाती है। कहते हैं कि चूँकि ये बहुत ज़्यादा वेरिएंट है, लिहाजा ये इंसानों को इसने बहुत ज़्यादा मारा है, बहुत ज़्यादा। इट इज़ अ ग्रेटेस्ट किलर ऑफ ह्यूमैनिटी। ख़ास तौर पे अफ्रीका में बहुत ज़्यादा लोगों की अमवात इससे हुई हैं। इसके अलावा पी मलेरिया जो है ये वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन है और ये कॉज करता है मलेरिया, जिसके पैरोक्सिस्म जो है वो हर 72 आवर्स के बाद अपीयर होते हैं। स्टूडेंट्स, कितनी देर बाद पैरोक्सिस्म अपीयर होते हैं ये MCQs में भी आपने याद रखना है। इसके अलावा पी ओवेल जो है ये सबसे कम पाया जाने वाला हमारे पास इसका जीनस है और ये हमारे पास जो है ये स्पीशी है, सबसे कम पाई जाने वाली स्पीशी है और ये जो है ये सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाई जाती है। ठीक है, अब हम लोगों ने प्लाज्मोडियम को कंप्लीट कर लिया। देन हम इसकी दूसरी स्पीशीज़ मेंबर्स देखेंगे इसके कि हमारे पास क्लास स्पोरोजोया में और कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। ठीक है, हमारे पास इसमें जो और मेंबर्स आते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, एक तो हमारे पास कोकीडियोसिस है। ठीक है ना, कोकीडियोसिस जो है ये वो बीमारी है जो कि पोल्ट्री, शीप, कैटल और रैबिट्स में होती है। ठीक है, हमारे पास 2 जीनस हैं, एक आइसोस्पोरा और एक आइमेरिया, और ये जो है ये पोल्ट्री यानी कि मुर्गियों में बीमारी फैलाते हैं। ये मुर्गियों के पैरासाइट्स हैं। इसके अलावा जो हमारे पास कोकीडियोसिस है ना, ये बीमारी कोकीडियन की वजह से होती है। ठीक है, कोकीडियन हमने देखा था कि एक मेंबर है वो ये कोकीडियोसिस बीमारी फैलाता है। ठीक है, अब कोकीडियन के अंदर 2 जेनरा आते हैं, एक आइसोस्पोरा और एक आइमेरिया। ठीक है ना, ये कोकीडियंस के ही जेनरा हैं। अब जो 2 जीनस आइसोस्पोरा और आइमेरिया हैं वो जो पोल्ट्री को नुकसान पहुंचाते हैं, इसकी वजह से पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है उसके अंदर सारी जो मुर्गियां हैं उनको इन दोनों जीनस की वजह से बीमारी हो जाती है कोकीडियोसिस की, जिसकी वजह से हमारे पोल्ट्री का नुकसान होता है और जो कि तकरीबन $35 मिलियन तक पहुंच चुका है। ठीक है, एक और हमारे पास कोकीडियन है। 2 कोकीडियंस तो आपने देख लिए, एक आपने देखा आइमेरिया और एक दूसरा आपने देखा आइसोस्पोरा। तीसरा जो है दैट इज़ क्रिप्टोस्पोरिडियम। ठीक है, क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है ये बहुत ज़्यादा वेल नॉन है, क्योंकि ये जो है एड्स के साथ जो है, जब एड्स की बीमारी होती है तो उसके साथ ही ये जो है अपीयर होता है और ये तब बीमारी फैलाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से क्रोनिक डायरिया हो जाता है इन एड्स पेशेंट और इट इज़ द ओनली नॉन प्रोटोजोन टू रेजिस्ट क्लोरीनेशन। ठीक है, ये जो हमारे पास क्रिप्टोस्पोरिडियम है ना, ये क्लोरीनेशन को रेजिस्ट कर देता है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा विरुलेंट है, यानी कि बहुत ख़तरनाक है, ख़ास तौर पे उन इंसानों के अंदर जिनके जो एड्स पे मुब्तला हैं या जो इम्यूनो सप्रेस्ड हैं, इम्यून सिस्टम जिनका वीक हो जाता है। आपको पता है एड्स पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो उसके अंदर अगर ये बीमारी होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। ठीक है, अब एक और बीमारी हम डिस्कस कर लेते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है, ये वो बीमारी है जो कि मैमल्स में हमें नज़र आती है, ख़ास तौर पे इंसानों में भी हमें नज़र आती है, दूसरे मैमल्स जैसे कि हॉर्स है वगैरह वगैरह, जितने भी मैमल्स हैं उनमें भी हमें नज़र आती है, और बर्ड्स में भी हम ये देखते हैं। तो इसका मतलब है टॉक्सोप्लाज्मोसिस मैमल्स की बीमारी है, इंसानों की बीमारी है और बर्ड्स की बीमारी है। ठीक है, अब जब टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है ना ये किसकी वजह से होती है, ये टॉक्सोप्लाज्मा की वजह से होती है। टॉक्सोप्लाज्मा जो है ये भी एक स्पोरोजोयन है। ठीक है, अब टॉक्सोप्लाज्मा जो होता है ये ज़्यादातर कैट के अंदर मौजूद होता है और कैट्स में ये बीमारी टॉक्सोप्लाज्मा की वजह से हो जाती है। ठीक है, अब कैट्स कैसे इस बीमारी से इन्फेक्ट होती हैं वो देख। अब टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होता इस तरह है कि जब इंसान या कोई भी मैमल जो है वो ऐसा खाना खा लें जिसमें कैट के फीसिस हों। ठीक है ना, कैट के अंदर चूँकि वो भी मैमल है उसके अंदर भी टॉक्सोप्लाज्मा होता है और उसके फीसिस के ज़रिए से टॉक्सोप्लाज्मा निकलता है। तो उन लोगों ने घरों में कैट्स पाली होती हैं। ठीक है, और अगर उनके हाथ कंटेमिनेटेड हो गए कैट के फीसिस से या कैट के फीसिस से खाना, यानी कि उनके हाथ कंटेमिनेटेड थे, उन्हीं से ही उन्होंने खाना खा लिया, तो इस तरह जो है टॉक्सोप्लाज्मा जो है वो इंसान के अंदर चला जा सकता है। और या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गोश्त, ऐसे भी नॉन मुस्लिम्स हैं जो गोश्त को कच्चा खाते हैं, रॉ खाते हैं, या उनको इतना ज़्यादा पकाते नहीं हैं, पुअरली कुक करते हैं, तो उनके गोश्त के अंदर मीरोजोइड्स मौजूद होते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था ना कि जिस तरह वो लिवर के सेल्स के अंदर मीरोजोइड्स थे, तो उनके गोश्त के अंदर भी मीरोजोइड्स होते हैं जो कि इंसिस्ट हुए थे, जिनके ऊपर सिस्ट चढ़ा होता है।
जब वो उसको खाते हैं ना तो वो मीरोज़ोइड जो होते हैं वो इंसानों में चले जाते हैं, तो उनको भी टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाती है। ठीक है, जब उनको ये बीमारी होती है ना तो पहले क्या इसकी अलामात जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा नुमायाँ नहीं होती, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। और जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद इफ़ेक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, यानी कि जब एक दफ़ा इन्फेक्शन होगा उसके बाद दोबारा वो इन्फेक्शन नहीं होगा, उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन तब है कि जब एक औरत जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर है या प्रेगनेंसी उसकी हो चुकी है, उस टाइम पर उसके अंदर अगर टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाएगी तो वो बहुत ही ख़तरनाक टॉक्सोप्लाज्मोसिस है और उसको हम कहते हैं कि ये कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस है। ठीक है। ठीक है, और अब ये जो कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस होगी ये उसके फीटस में डेवलप हो जाएगी, उस औरत में तो कम होगी लेकिन उसके फीटस में ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। ठीक है, कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस जब डेवलप हो जाएगी उसके फीटस में तो उसकी वजह से वो फीटस जो है वो वक्त से पहले पैदा हो जाएगा, यानी कि उसकी स्टिल बर्थ हो जाएगी, या फिर अचानक से उसका एबॉर्शन हो जाएगा, वो फीटस मर जाएगा। ठीक है, अगर फीटस जो है वो सर्वाइव कर भी जाएगा तो उसकी जब पैदाइश होगी तो उसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन होगी, यानी कि उसका दिमाग जो है वो इतनी इसकी सलाहियत नहीं होगी, दिमाग नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, और एपिलेप्टिक सीजर्स होंगे और उसको मिर्गी के झटके पड़ेंगे। ठीक है, और कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, कहते हैं कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस की जब हम बात करें, अब हम कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस की बात नहीं कर रहे, अब हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस की बात कर रहे हैं। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है ना वो जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं ना उनके अंदर है, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक डिज़ीज़ है। अपॉर्चुनिस्टिक डिज़ीज़ ये होती है कि जो वैसे तो इतनी बीमार प्रॉब्लम नहीं कॉज करती, लेकिन जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है ना तो तब उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो ज़्यादा बीमारी फैलाए। ठीक है, तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है वो एड्स के पेशेंट में जो है बहुत हाई जो है ज़्यादातर हमें नज़र आती है, और ये एक अपॉर्चुनिस्टिक डिज़ीज़ है एड्स पेशेंट के अंदर। अब जो है इसको इन्फेक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं जी, टॉक्सोप्लाज्मोसिस के इन्फेक्शन को हम कैसे रोक सकते हैं, इसकी क्या हमने इकदामात इसके लिए उठाए हैं। एक तो ये है कि हमें कीपिंग स्ट्रे करना है। ठीक है ना, किसको हमें जो बच्चों के सैंड बॉक्सेस होते हैं, ठीक है ना, बच्चे जो होते हैं उनका ना एक खिलौना होता है कि एक बॉक्स होता है उसमें सैंड पड़ी होती है, तो बच्चे उस सैंड से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, उसे हम सैंड बॉक्स कहते हैं। तो आपने क्या करना है, उसको कीप स्ट्रे करना है, यानी कि उसको कवर लगा के रखना है, उसको लिड रखना है आपने उसके ऊपर। ठीक है, ताकि उस पर कैट्स आके जो है वो अपने फीसेस ना ले कर दें। ठीक है, या फिर आपको जो पेट कैट्स हैं उनको उस सैंड बॉक्स से दूर रखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि कैट जो है वो अपने फीसेस जो होती है वो कहाँ करती है, सैंड के ऊपर करती है। तो अगर बॉक्सेस खुले होंगे तो पेट कैट्स उधर चली जाएंगे, फिर जब बच्चे उससे खेलेंगे तो उनके हाथ कंटेमिनेट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, सैंड बॉक्स का कवर इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा, कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस से बचने का ये तरीकाकार है कि वो कपल्स जिनके पास जो जिनके बच्चों की ख्वाहिश है, ठीक है, उनको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या कच्चा गोश्त खाने से क्या बीमारियां फैल सकती हैं। ठीक है ना, जैसे कि पॉर्क, जो आपको पता है अंग्रेज़ लोग पिग का गोश्त खाते हैं उसे पॉर्क कहते हैं, लैम का गोश्त, भेड़ का गोश्त, या बीफ, या जो बड़ा गोश्त इसको हम कहते हैं गाय भैंस का गोश्त जो होता है हमारे पास। तो इसे कच्चा खाने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं उनको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तभी इस बीमारी से को रोका जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, और हमने आज के लेक्चर में फाइलम एपिकोम्प्लेक्सा जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइलम माइक्रोस्पोरा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, इवन आप मुझे आप ग्रुप में टेक्स्ट करें या CR को सेंड करें तो वो मुझे बता सकती है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।